बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी और आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है लम्हा ब लम्हा बदल रही है और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो अफ़गान सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अफ़गान मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अशरफ गनी ने अपनी टीम के साथ अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। ये बरतानिया का जो मीडिया है वो रिपोर्ट इस वक्त कर रहा है और ताजिक मीडिया ने अशरफ गनी के पहुंचने की तस्दीक भी कर दी है। अशरफ गनी के इस्तीफ़े देने के मामला तय पा गया है, अफ़गान मीडिया ये बता रहा है। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ जो कि इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ये कहना है अफ़गान मीडिया का। अशरफ गनी ने अपनी टीम के साथ अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। बरतानवी मीडिया का ये कहना है, ताजिक मीडिया ने अशरफ गनी के पहुंचने की तस्दीक भी कर दी है। अशरफ गनी के इस्तीफ़ा देने के मामला तय पा गया है, अफ़गान मीडिया का ये कहना है। नाज़रीन, इस वक्त 7 से लेकर 9 तक हम इस पर एक स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त कर रहे हैं और मुझे इस पर बात करने के लिए इस वक्त ज्वाइन किया है एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब ने। वेरी वेल रिनाउंड एम्बेसडर सर, थैंक यू वेरी मच। और शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, गवर्नर रहे हैं, डिफेंस इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। लेट मी स्टार्ट विद यू सर। जो इस वक्त की रिपोर्ट्स हैं, जो अब तो मिनट्स के हिसाब से चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं, जो इस वक्त की रिपोर्ट्स हैं कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी और वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले दे हैव लेफ्ट अफ़गानिस्तान और वो ताजिकिस्तान चले गए हैं। सर, सिचुएशन अब फिर क्या? इसका मतलब है कि तालिबान अब मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान में वो काबिज़ हो चुके हैं या अफ़गान जो वहाँ पर अफवाज हैं या बाकी के जो हैं उनकी फिर सिचुएशन अब हम किस तरह एनालाइज करेंगे जी? देखिए ये तो एक साफ ज़ाहिर है कि अब मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में ये कहा जा सकता है कि तालिबान ने पिछले चंद दिनों में जिस तरह से पेशकदमी की है तो तकरीबन अफ़गानिस्तान का बहुत सारा हिस्सा उनके यानी उनके ज़ेरे इताअत या उनके कब्ज़े में आ चुका है और चंद एक सूबे हैं जहाँ पे अभी उनका कब्ज़ा नहीं हुआ। लेकिन जो काबुल में सूरत हाल हुई है और जो लेटेस्ट अब खबरें आई हैं कि अशरफ गनी साहब जो हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट दोनों ताजिकिस्तान चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पहले गवर्नमेंटल एक स्ट्रक्चर था जिसको अमेरिकन ने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था वो कोलैप्स कर गया है। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि वो जो है उस स्ट्रक्चर के नीचे कुछ लोग तो ऐसे थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन एट लार्ज है, स्पेशली जो लोग रूरल एरियाज़ में थे, रूरल हार्टलैंड में थे, जो कंजर्वेटिव थे, जो रिलीजियस तबका था, इस किस्म के जो लोग थे उनको उस गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर की वो सपोर्ट नहीं कर सकते थे, कर रहे थे जो अमेरिका ने इस्टेब्लिश किया था। तो इसी वजह से जब ये तालिबान ने अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया तो काफ़ी सारी जगहों पे उनको बगैर लड़ाई के वो वहाँ पे कब्ज़ा मिल गया। जैसे अब यानी 25 सूबे हैं तो मुश्किल से 2-3 जगह पे या 4 जगह पे उनको लड़ाई करनी पड़ी, वरना दूसरी जगह पे जो गवर्नर थे या कमांडर थे उन्होंने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो पहले जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट से ही कायम थी। जब वो सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर ली गई, अमेरिका ने फैसला कर लिया क्योंकि आप ट्रूप्स वहाँ से चले जाएंगे और काफ़ी हद तक वो जा चुके हैं, थोड़े से वापस आए हैं वो भी इवैक्यूएशन के लिए अपने पर्सनल को, एम्बेसी पर्सनल के। जब वो सपोर्ट विड्रॉ हो गई तो इस गवर्नमेंट को जिस बेसिस के ऊपर खड़ी हुई थी वो बेसिस ही ख़त्म हो गया, वो सपोर्ट ख़त्म हो गई और ये कोलैप्स इसने करना था। जावेद साहब, तो आपकी बात मैं आपकी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन सर ये जो एक पहले हम कुछ घंटे पहले तक ये बात कर रहे थे कि लेजिटिमेसी क्या है इस वक्त अफगान हुकूमत की अगर तालिबान काबुल के अंदर दाखिल हो जाती हैं, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ सिचुएशन ऑल टुगेदर चेंज हो गई। सो अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अब हम क्या कहें, दुनिया को क्या मैसेज है कि किसकी हुकूमत है वहां पर अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वहां पर से चले गए हुए हैं? सो अब सिचुएशन को आप कैसे कहेंगे जी?
देखिए जी, सिचुएशन तो इस वक्त बहुत फ्लूइड है। और ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि अफगानिस्तान की इस वक्त लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी है वो बड़ा मुश्किल है। जबकि पुरानी गवर्नमेंट जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई है, उसके सदर और नायब सदर मुल्क से अगर वाकई फरार करके दूसरे मुल्क में पहुंच गए हैं तो उसलिए उसका गवर्नमेंट को भी अब लेजिटिमेट शुमार करना दुश्वार है और मुनासिब नहीं होगा। लेकिन दो और डेवलपमेंट्स हैं। एक हाई लेवल डेलीगेशन अफगान लीडर्स का जी इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचा जी बिल्कुल जी, और उसके अलावा एक और डेलीगेशन सुना है कि वो जा रहा है दोहा, वहाँ जो तालिबान के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए। मकसद ये है सारे इन बातचीत का कि कोई सेटलमेंट तालिबान और जो बाकी अफगान लीडर्स हैं उनके दरमियान तय पाया जाए, जिसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए। जो इंटरिम गवर्नमेंट जो है इस हुकूमत के मामलात को चलाए और इससे पहले कि फिर वहाँ पे एक बाकायदा हुकूमत का क़याम आ सके। अब वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जो बनने के लिए जो एग्रीमेंट है उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें तो ये है कि वो एग्रीमेंट तय हो गया है, या वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। और कुछ अभी खबरें हैं कि अभी वो फाइनलाइज हो रहा है। तो अगर तो वो फाइनलाइज हो गया तो जल्दी ऐलान हो जाएगा कि उस इंटरिम गवर्नमेंट को कौन हेड करेंगे, ठीक है, और उनका मुख्तलिफ जो है उसकी और क्या उसके फीचर्स होंगे, या उसके किस किस्म की गवर्नमेंट होगी और किस तरह से उसको चलाई जाएगी। लेकिन अब साफ जाहिर है कि तालिबान जिन्होंने मिलिट्री विक्ट्री हासिल कर ली है, जो भी इंटरिम सेटअप बनेगा उसमें तालिबान का ही एक बहुत जो है डोमिनेंट अमल दखल होगा। अली अहमद जलाली साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये अबूरी हुकूमत के नए सरबराह होंगे। इस सिचुएशन के अंदर अभी जो दो डेलीगेशंस, एक पाकिस्तान इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं पहुंच चुका हुआ है इस्लामाबाद में, और सेकंड जो है वो दोहा कतर की, जिस तरह आपने मेंशन किया, पाकिस्तान इसमें क्या गेन कर सकता है इस सिचुएशन में, या क्या किरदार अदा कर सकता है इस सिचुएशन में? दैट वुड बी द करेक्ट क्वेश्चन। जी पाकिस्तान की कोशिश, आपने पहले जो हमारे वज़ीर आज़म साहब और दूसरे लीडरान ने, वज़ीर ख़ारजा और दूसरे जो अहम हमारे अहदेदार, उन्होंने जो बयानात दिए हैं पिछले हफ्तों में और पिछले महीनों में, उसमें यही था कि अफ़गानिस्तान में जो इक़्तिदार की तब्दीली होनी है वो पीस सेटलमेंट के ज़रिए से होनी चाहिए, मिलिट्री मीन से नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि तालिबान अगरचे काबुल के गेट्स पे पहुंच गए हैं, काबुल के इर्द गिर्द वो चारों तरफ से तकरीबन उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, वो काबुल में दाखिल नहीं हो रहे। उनकी कोशिश यही है कि बग़ैर किसी खून खराबा के एक पुरअमन तरीके से और एक पीस सेटलमेंट या कम अज़ कम एक इंटरिम सेटलमेंट के ज़रिए से वो काबुल में दाखिल हों और वहाँ कोई खून खराबा ना हो। और ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल होनी चाहिए और सारी दुनिया के लिए भी, इसलिए कि ये भी एक बहुत उनकी मेरे ख्याल में रेस्ट्रेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ पहुँच के अगर वो एक ब्लडी माइंडेड किस्म की अप्रोच करते इख्तियार, तो खून खराबा करके भी दाखिल हो सकते थे काबुल में, और उनको इस वक्त रोकने वाला कोई नहीं था और ना है। लेकिन उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन तरीके से आना चाहते हैं, जिससे लगता ही है कि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखा है और वो चाहते हैं कि दूसरी जो पॉलिटिकल फोर्सेस अफगानिस्तान में है उनको साथ लेके जो भी हुकूमत बने उसमें वो भी सेटअप होगा, उसमें तालिबान का बहुत डोमिनेंट किरदार होगा, अमल दखल होगा। और ये एक चीज़ पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल अज़र मिन शम्स होनी चाहिए और बाकी दुनिया को भी इसका अंदाज़ा होना चाहिए। इस वक्त ये तवक्को करना कि दूसरे जो फोर्सेस हैं उनको ज़्यादा डोमिनेट रोल मिलेगा और तालिबान विल टेक ए बैक सीट, वो तो मेरे ख्याल में रियलिस्टिक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, जब हम वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जनरल साहब, एज ऑफ राइट नाउ जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तालिबान का डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद भी पहुंचा है और दोहा कतर भी पहुंचा है। अर्लियर सेगमेंट के अंदर हम यही बात कर रहे थे। सर, पाकिस्तान इस सिचुएशन के अंदर इस वक्त, जबकि ये कहा जा रहा है कि सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए हैं, अफगान मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है, पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है? जी देखिए, जो अफगानिस्तान से जहाज लैंड किया जिसमें 10 अफगानी लीडर हैं जी, वो ज्यादातर तालिबान के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि वो जो नॉर्दर्न अलायंस होता था जिसके अंदर हजारा और ताजिक्स वगैरह हैं जी, ये उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। तो आई थिंक वो पाकिस्तान में इसलिए आए होंगे कि हम अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तालिबान से कहें कि उनके जान माल की सलामती उसकी जमानत दी जाए और पाकिस्तान अपने असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करे ताकि खून खराबे से बचा जाए। मेरे ख्याल में ज्यादा मकसद आने का उनका ये है। जो डेलीगेशन जा रहा है दोहा जी, उसको अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं और वो एक किस्म के है चाहते हैं कि अमन से और सुलह से ये फैसला हो जाए अगली अबूरी हुकूमत का। तो वो तालिबान लीडर चूंकि दोहा में मौजूद हैं, तो इसलिए ये मसालहत का जो मिशन है अब्दुल्ला के नीचे, ये दोहा इसलिए जा रहा है। ठीक। बाकी इस दफा अच्छी बात यह है कि पहले की तरह खून खराबा बहुत नहीं है, ना अफगान फोर्सेस कोई रेजिस्ट कर रही हैं, बल्कि अपने हथियार और अपनी इक्विपमेंट गाड़ियां पकड़ा देती हैं और बॉर्डर कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, काफी सूबों पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो खून खराबा कम है। और दूसरी बात यह, तालिबान ने एक अच्छी बात कही है कि उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। ये एक अच्छी पेशरफ्त है जिससे कि एक अच्छी बुनियाद पड़ सकती है आगे कोऑपरेशन की। और देखिए, उन्होंने पुल चरखी से और बाकी जगहों से अपने तालिबान ने अपने जो इनके कैदी थे वो छुड़ा लिए हैं जी। अब इस बात पर आकर जब दोहा मुज़ाकरात पहले फेल हुए हैं, वो इस बात पे फेल हुए हैं कि अशरफ गनी साहब इनके कैदी जो कहा था 1000 कैदी रिहा करेंगे, वो करते नहीं थे। अब क्या फायदा, उन्होंने सारे कैदी छुड़ा लिए। बिल्कुल ऐसे। ये पहले ही ऐसे काम कर लेते तो गुडविल रहती, कोई आपस में डायलॉग चल पड़ता, पहले ही कोई इसका हल निकल आता। सर, अशरफ गनी साहब और अमरुल्ला साले उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया, ये अफगान मीडिया कह रहा है और इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी। सर, इस सिचुएशन में अफगान गवर्नमेंट है नहीं है, हाउ डू यू नरेट दैट? जी, हर चंद के है नहीं है, वो हुकूमत को इफेक्टिव नहीं रही। हाँ। और अशरफ गनी का कोई चांस नहीं था। जिस किस्म का उन्होंने हुकूमत चलाई और अपना हरदर्मी दिखाई और अपने सदर रहने के लिए उन्होंने बामकसद मुज़ाकरात नहीं किए और उनका जो टोला था वो जो है जाहिर है कि अपने मुल्क में नहीं रह सकता, इसलिए वो सब लोग जो इस किस्म के वो निकल जाएंगे, बाकी भी उनके साथी वो यहाँ से। सर, मोर देन 2 डिकेड्स यूएस ने ट्रेन किया अफगान जो वहाँ की फौज थी एंड ऑल दैट, और एक्सपेक्टेड ये था कि 6 से 8 महीने लगेंगे। सर, ये तो 20-22 दिनों के अंदर सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। इससे हम क्या अखज़ करें? इससे ये अखज़ करें कि अमेरिका जो समझता है ना कि वो इस तरह की फौज खड़ी कर देगा और कुछ जमहूरियत का निज़ाम खड़ा कर देगा, वहाँ के कल्चर जाने बगैर, वहाँ के लोगों के खसाइल और आदात जाने बगैर, वो बहुत बड़ी गलती करता है। अभी उसको अफगानियों की नेचर का पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो तो पैसे की खातिर खड़े हो गए, डॉलर की खातिर जो है फौज खड़ी कर दी। देखिए, तालिबान तो एक नजरियाती फोर्स है। इनका ना कोई बहुत बड़े लॉजिस्टिक लाइंस हैं, ना इनके बहुत बड़े खर्चे हैं, इनके पास पुराने वेपन्स हैं, इन्हीं के वेपन छीन के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये नजरियाती लोग हैं और नजरियात के सामने इस किस्म के लोग जो कागज के मोरे बना के खड़े किए जाएं वो कामयाब नहीं हो सकते। ओके सर, लास्ट मुझे जरा बताइएगा, अल जजीरा अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करते हुए कह रहा है कि यूएस ने रिक्वेस्ट की है तालिबान को कि काबुल के अंदर ना जाएं अगले 2 हफ्ते। सर, तो अगर रिक्वेस्ट से ही सारा काम चलना था तो फिर ये जंग किस लिए लड़ी गई तालिबान के अगेंस्ट? नहीं, वो इसलिए कह रहे होंगे मेरे ख्याल से कि अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने एम्बेसी स्टाफ को निकालना है जी। तो अगर लोग घुस गए तो अफरा तफरी मच जाएगी, फिर सारे लोग लूट मार में लग जाते हैं एम्बेसी का सामान लूटने में, इसमें उसमें, जिससे कि जो है मामला खराब हो सकते हैं।
तो वो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी क्योंकि वो 600 मरीन उन्होंने भेजे हैं जो उन्होंने अपना कुवैत में ठहराए हुए हैं, कहते हैं वो जाएंगे और रिट्रीव करके इनका जो है तमाम एम्बेसी स्टाफ को निकालेंगे। 2 हफ्तों का रिलीफ इसलिए मांग रहे होंगे और मेरे ख्याल में तालिबान को ये दे देनी चाहिए रिलीफ उनको, या ये गारंटी दे देनी चाहिए कि अगर हम दाखिल भी होते हैं तो आपकी एम्बेसीज को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, ताकि इनके साथ आइंदा ताल्लुकात कायम रहें, डेवलपमेंट में और दूसरी चीज़ों में इनके फंड इनको अवेलेबल रहें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर, और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ नए पैनलिस्ट होंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है कि काबुल फॉल्स टू द तालिबान। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी फ्लेड्स टू ताजिकिस्तान। ये इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है शादाब रियाज साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं कैपिटल टीवी के। मुर्तज़ा डार एंकर पर्सन हैं, कैपिटल टीवी में करंट अफेयर्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शादाब साहब, क्या सिचुएशन को किस तरह आप एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं? तो जो डेलीगेशन है, अफगान डेलीगेशन, वो भी हम इस्लामाबाद आया हुआ है। सेकेंड डेलीगेशन जो है अब्दुल्ला की सदारत में दोहा कतर जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो वफ्द इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर, लेकिन अल्टीमेटली ये तय हो चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं। अब ये भी इतलात मिली हैं कि जो अमेरिका है उसने रिक्वेस्ट की है, यानी कि अमेरिका जो कि पहले एक धौंस से कहता था तालिबान को कि ये कर दो वो कर दो, अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप 2 वीक्स के लिए जो अपना काबुल के अंदर एंट्री है इसको पेंडिंग कर लें। देखिए मामलात ये हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर लोग परेशान हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, बड़ी टेंशन के अंदर लोग हैं, लोग अपना सामान छोड़ के भाग रहे हैं। इसकी बेशुमार वजूहात हैं कि अभी तालिबान के जो मामलात है वो 90% अफगानिस्तान के ऊपर वो कब्जा कर चुके हैं। बॉर्डर्स के ऊपर, शादाब साहब की इस वक्त अफगानिस्तान का कब्जा है। लोग परेशान क्यों है? लोग परेशान ये हैं कि अगर आप 20-25 साल पहले की तालिबान की हुकूमत को देखें तो लोग उस वजह से खौफजदा हैं कि ये दोबारा आगे होगा। देखिए अभी भी जो उनके तालिबान के तर्जुमान जो है उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, उसमें दे रहे थे वो हम की बात है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आ जाते हैं तो पूरा एक मंसूर एक नया सेटअप बनना है, जिससे लड़की तालीम, पहले जैसे मामलात थे बुर्का पहन के निकलना है, नहीं तो उसकी सजा होगी, वो किस तरीके से लेके चलते हैं। ठीक, तमाम ये जो लोगों की परेशानियां, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोग अपना घर बार छोड़ के इधर उधर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि वो घबराए हुए हैं। तो फिर क्या दोबारा क्या होगा? मुर्तज़ा, मुझे जरा थोड़ा सा मैं दूसरा पर्सपेक्टिव इसका लूं। अभी ये जो दोहा कतर में अब्दुल्ला की सदारत में टीम गई है, उसके अंदर और जो इस्लामाबाद आई है, अभी जनरल मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, उनका ये ख्याल था कि नॉर्दर्न अलायंस के भी लोग हैं ताकि एक अच्छे तरीके से खून खराबा ना हो, ये चीज़ें ना हो और चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि अगर अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले वहां पर हैं ही नहीं और वह ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं, तो फिर किससे तालिबान इस वक्त डायलॉग कर रहे होंगे प्रैक्टिकली? इस वक्त जितने भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में, उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या उनका ताल्लुक ऑपोजिशन से हो या उनका ताल्लुक वहां की एस्टेब्लिशमेंट से हो, मोर देन 90% के पास फॉरेन नेशनैलिटी है। यानी दे आर प्रिपेयर्ड कि वो किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं और वो सिचुएशन के हवाले से हमेशा ही मुतहर्रिक रहे हैं। और ये उसी का शाखसाना है कि जी अशरफ गनी साहब और उनके कुछ हवारी यहाँ से चले गए। सवाल ये है कि इस वक्त सिचुएशन जो अफगानिस्तान की है उसको लेके मल्टीपल जगहों पे डायलॉग्स कुछ जारी हैं और कुछ ने फौरन शुरू हों। जैसा आपने भी सारा दिन रिपोर्ट किया, जिक्र हुआ कि एक प्रेसिडेंशियल हाउस काबुल के अंदर एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ है। दूसरा हमने देखा दोहा के अंदर, और दोहा के अंदर 2 टॉक्स हैं जो इस वक्त हो रही हैं। एक है जिसके अंदर यूएन भी पार्टिसिपेंट है, जिसके अंदर अमेरिका भी पार्टिसिपेंट है। दूसरी है जिसके अंदर पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया है, जिसके अंदर चाइना को भी मदऊ किया गया, ईरान को भी मदऊ किया गया। और इन दोनों के अंदर जो है वो अफगानिस्तान से अफगान गवर्नमेंट और तालिबान भी मदऊ है। सो एक हॉच पॉच सा क्रिएट है डायलॉग के नाम पे भी। कुछ जगहों पे डायलॉग हो रहे हैं जिसमें अभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया ही नहीं जा रहा।
और उन डायलॉग की कोई लेजिटिमेसी है या नहीं है, काबुल में होने वाले की है या नहीं है, दोहा में होने वाली है कि नहीं, ये कंफ्यूजन है। लेकिन ये सारी चीजें कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी दे रही है, और वो वही क्लैरिटी है जो एक ग्रेटर गेम है, जो एक गैम्बिट है, जो एक यूएस डिप्लोमेसी है। यूएस दुनिया के अंदर जहां भी उसके बिखेरे हैं उसको सिमेट के वो मार्जिनलाइज करना चाहता है, वो सिंगल आउट करना चाहता है चाइना को, और जो इसके बिखेरे हैं उसमें उसने अफगानिस्तान का एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया। 20 साल उसने यहाँ पे जंग लड़ी, उसको उसने वाइंड अप किया। इराक में उसने ऐलान किया और उसने कहा कि जी 2021 के एंड तक हमारे कॉम्बैट ट्रूप्स यहाँ से सारे एग्जिट कर जाएंगे। पॉइंट टू पॉन्डर इज कि अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, यमन हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जहां भी इनकी फोर्सेस या किसी सूरत में सपोर्टिव है फोर्सेस इनकी, वो सारे वाइंड अप करें मामला, एंड दे आर फोकसिंग ऑन चाइना। अब यहाँ से शुरू होता है ये अफगानिस्तान वाला मामला, और इस मामले के अंदर पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें 70 ममालिक जिसका हिस्सा है, उसका पहला मुल्क है। अब अगर यहाँ से ही सिचुएशन को खराब कर दिया जाता है, कोई टर्बुलेंस क्रिएट कर दी जाती है, तो चाइना को एक बहुत बड़ा डैमेज है जो मुमकिन तौर पर हो सकता है। अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी आरा है। मेरी राय में अफगानिस्तान के अंदर ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, इसमें डेलिब्रेशन हमेशा से रही है यूएस की। आप अंदाजा कीजिए कि 20 सालों में 90 अरब डॉलर रुपया लगाया है यहाँ पर अमेरिकन और उसके इत्तेहादी अफवाज, और 3 लाख के करीब यहाँ पर फौजी हैं अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो लड़ रहे हैं 1 लाख तालिबान से। यानी 3 लाख आप फौजी हैं, आपके ऊपर 20 सालों के अंदर 90 अरब डॉलर रुपया खर्च किया जाता है, तो आप 3 लाख बंदे मिलकर यार 1 लाख बंदे को जंगजू जो तालिबान के नाम पे हैं, आप उनको काबू नहीं कर सकते। नहीं कर सके, बिल्कुल ठीक। ये एक सरेंडर है, ये एक डिनाइल है जो फोर्सेस का है, डेलिब्रेट है, अनडेलिब्रेट है, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, इसको आप तय कीजिए। लेकिन ओवरऑल जो जितनी सिचुएशन है वहां पे वो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका ग्रेटर गेम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, and this whole happening is part of his game. ठीक हो गया। अच्छा शादाब साहब, मुर्तज़ा ने एक एनालिसिस दिया, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अगर ये ग्रेटर गेम है और इस वक्त की जो सिचुएशन है, और मोर देन 2 डिकेड्स वहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं यूएस ने, फोर्सेस को ट्रेन किया, $90 बिलियन इन्वेस्ट किए एंड ऑल दैट, और एक्सपेक्टेड ये था कि ये 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन ये 22-23 दिनों के अंदर वो 20-22 साल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो नल एंड वाइड हो गई। सो क्या दुनिया दोबारा अमेरिका पर किसी भी मीडिएशन में या किसी भी वॉर पे ट्रस्ट कर सकती है कि अमेरिका का जो फैसला है वो ठीक है, अगर रिजल्ट अफगानिस्तान का जो आज हम देख रहे हैं वो है? तो देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, किसी सूरत अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पैसे लगे हैं वहाँ पर, जो डॉलर्स के अंदर लगे हैं, ये पैसे सिर्फ अमेरिका के नहीं, हर मुल्क ने जो है, जो इत्तेहादी था उसके अंदर उन्होंने अपने हिसाब से उसको अपनी फौजें भी भेजी, सब कुछ किया, लेकिन उसको लीड अमेरिका कर रहा था। लेकिन इसमें एक बात जो है मंसूर, वो मेरे ख्याल में हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, कि जो एकदम जैसे 5-6 माह की बात की गई थी कि वाइंड अप करेंगे, निकलेंगे, और ये 22-23 दिन के अंदर हो गया, तो जिस लेवल पर अमेरिका जाके खेलता है, ये भी मुमकिन है कि ये जो कुछ हो रहा हो ये प्री प्लान्ड हो रहा हो, ठीक है, और ये अमेरिका को एतमाद में लिया गया हो, क्योंकि जो तालिबान अपनी नई पॉलिसीज दे रहे हैं, पहले जो तालिबान थे उनके साथ जो इख्तलाफ था वो क्या था, उनकी पॉलिसीज को लेकर था, उनका जुल्म था, इस तरह का था। और अब जो लोग हैं, ये अब जो आ रहे हैं, ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एक इस्लामी मुल्क होगा, लेकिन उसमें किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये बहुत सी बातें हैं मंसूर। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपने पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां भी हो रहे हैं, वहां भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात यह है कि देखिए, तालिबान कोई एक फौज का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ ग्रुप से इकट्ठे हुए हैं, ये मुख्तलिफ, किसी ग्रुप का स्टेट माइंड कुछ है, किसी ग्रुप का माइंड कुछ है। क्या वो तमाम लोग एक हेड के नीचे इकट्ठे हो गए हैं? क्या वो तमाम जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो कोई किसी जगह बैठा है, कोई किसी जगह से ऑपरेट कर रहा है? जितना मुझे पता है इनके बारे में तालिबान के, तो ये मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में जो ग्रुप्स की सूरत के अंदर जो है ये अटैक्स भी करते थे, और उसके अलावा फिर हर इनका लीडर जो है वो अपनी बात मनवाता था। तो इतने यहाँ तो आप 10 बंदों को एक जगह बिठा लें तो उन्हें एक पेज पे नहीं ला सकते।
Okay. वो फिर जैसे आप बता रहे हैं कि 1 लाख के जैसे डार साहब ने ये कहा कि एक उनकी जाती राय है, मेरी भी एक जाती राय है कि ये तमाम जो कुछ वहां पर हो रहा है अमेरिका के साथ प्लान के तहत हो रहा है, जिस स्पीड के साथ है, ठीक ऐसा लग रहा था कि 5-6 माह लग जाएंगे, वो 23 दिन में बिल्कुल ऐसे ठीक तरीके से जैसे इलेक्शन के नताए जाते हैं कि फलां हल्के के आगे फलां जीत गया, तो ये भी यही है कि वो फलां जगह दाखिल हो गया, फलां जगह पे कब्जा कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा मुर्तज़ा, अब इस चीज़ को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। जरा ये बताएं, अभी हम लोग थोड़े कुछ घंटे पहले मैं सुन रहा था प्रेसिडेंट यूएस बाइडन साहब की स्पीच, और वो कह रहे थे ही वाज वेरी कंफर्टेबल, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी अफगानिस्तान को लेकर मेरे ख्याल में वो पता नहीं कहाँ से आई हुई थी, और उन्होंने एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली कह दी कि मैं ये जो जंग है ये अगले प्रेसिडेंट के लिए नहीं छोड़कर जाऊंगा। सो दैट मीन्स कि वट एवर इज हैपनिंग यूएस की आशीर्वाद है उसके साथ, और जो कुछ हो रहा है दे ऑल नो दिस इज गोइंग टू हैपन, या उनको ये पता था कि ये सब कुछ होना है। इसको आप कैसे एनालाइज करोगे? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 100% ऐसे ही है। जो कुछ होना था इसका बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन अमेरिका के पास थी, या यहाँ पे जो एग्जीक्यूटर है पॉलिसी के उनके पास है। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक जगह पे 20 साल और इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा लें और अपने बंदे भी मारे और उनके बंदे भी मारे, और उसके बाद आप कहेंगे जी हौच पौच क्रिएट हो गया और हम यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा के जा रहे हैं क्योंकि हमने जंग वाइंड अप कर ली है। तो भाई आप जो दहशतगर्द मारने यहाँ पे पहले अलकायदा के नाम पे आए थे, अब उनका नया नाम तालिबान है। और आपने क्या उनको मार दिया है? आपने नहीं मारा, आपने तो एक मार के 2 पैदा कर दिए हैं। तो वट एवर द कॉज यू केम फॉर दैट हैज डाइड, यू हैव मल्टीप्लाइड द पीपल। So the point is कि जब आपका वो cause die हो गया, then this means this was not the cause. The cause was something else. The cause is of course China. पाकिस्तान के लिए ये situation alarming है। Western media इस चीज का प्रचार करता है। आपने परसों भी सुना होगा, कल या परसों डॉक्टर मोहित यूसुफ ने CNN को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर हैमर हिटिंग कर रही थी CNN की जर्नलिस्ट, और डॉक्टर मोहित यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछ रही थी कि जी आप लोगों ने बड़ा अरसा हार्बर किया है अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान को, तो पहले हमें उसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए। यानी वेस्ट इस चीज का प्रचार करता है कि पाकिस्तान जो हार्बर करता आया है, पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स हैं या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट करता आया फाइनेंशियली भी, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से भी अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान को। अगर मैं ये तसव्वुर कर लूं या हम में से कोई भी तस्लीम कर ले हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो सवाल ये है कि ये कितनी देर के लिए है? इसमें क्या बईद है कि तालिबान काबुल पे कल जो है वो बैठ जाएं और कंट्रोल संभाल लें और परसों पाकिस्तान से कहें यार आपके साथ तो हमारे ताल्लुकात हो गए हैं खराब। अगर ऐसा होता है तो इसका तो दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल कच्ची गोलियां जो है वो खेली हैं, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल गलत किया। तो पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे इस इल्जाम को मुस्तरद किया, पाकिस्तान ने इनको हार्बर नहीं किया। पाकिस्तान की इसके हवाले से एक से जरूर है, तालिबान सुनता है उसकी बात को, लेकिन इसमें दूसरी राय नहीं है। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ज़रा एक चीज़ और थोड़ा सा हम लोग, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लोगों की ज़्यादा क्लियर हो। पूरी दुनिया पाकिस्तान को ये एलिगेशन लगाती थी, स्पेशली हिंदुस्तान, कि जो तालिबान है इनको पाकिस्तान पालता है, ISI पालती है, रियासती अदारे पालते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त मनाजर हम देख रहे हैं ये उसके बिल्कुल बरक्स है। इसको आप कैसे फिर इसको हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दैट? ये बिल्कुल इसके बरक्स है। पाकिस्तान ये बात जानता है और खुसूसन पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री अगर कोई ऐसी पॉकेट्स मौजूद हैं जो इस्लाम के नाम पे या इस्लाम का प्रचार करती हैं और अगर कभी हम में से किसी ने माजी में उनको सपोर्ट किया है तो वो हमेशा हमारे खिलाफ यूज हुई हैं या हमारे खिलाफ बरसरे बेकार हो जाती हैं विद इन द कंट्री आउटसाइड द कंट्री। अगर मैं ये पॉलिसी या ये चीज मान ही लूँ तो इतनी भी यार हमारी पुअर इंटेलिजेंस नहीं है कि हम वहां पे बैठे जो बॉर्डर पार हैं उनको हम सपोर्ट करें और उनको कहें कि जी तुम अशरफ गनी को सिर्फ गिराओ या तुम अमेरिका को वहां से भगाओ। ये पाकिस्तान ने ऑब्जेक्टिव अचीव करके क्या कर लेना? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं किसी से पूछूं तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन है जितनी अलार्मिंग अफगानिस्तान के लिए मेरा ख्याल है उतनी ही या उससे ज्यादा अलार्मिंग पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी का बढ़ना, पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा एक और बला जिसका नाम PTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो क्लेम कर रही है, को इंटरव्यू दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जी हम ऐसी तैसी करेंगे, शरीय का नमाज करेंगे, ये है वो है। आप देखें कोई ऐसा दिन नहीं है गुज़िश्ता कई महीनों के अंदर जिसके अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ऐसा वाकया नहीं है नहीं के ऊपर हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा डार, थैंक यू वेरी मच। शादाब रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टेक के। इस वक्त नाज़रीन हम लोग एक ब्रेक पे जाते हैं और 8 बजे हम दोबारा आपके पास वापस आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो एक बयानिया हिंदुस्तान ने बनाया हुआ था, वो जो एक बयानिया पूरी दुनिया बना रही थी कि अफ़गानिस्तान को, अफ़गानियों को, तालिबान को पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है।
आईएसआई स्पॉन्सर करती है। ये जो सिचुएशन इस वक्त आज देख रहे हैं, ये उस दुनिया पे और उस बयानिए के ऊपर एक जोरदार तमाचा है कि अगर वो फौज जिसको आपने 22 साल में प्रिपेयर किया अगेंस्ट तालिबान, अगर 23 दिनों में खत्म हो गई, तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में रहने वाले लोग तालिबान की हुकूमत चाहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, सवाल अब जो मैं ब्रेक से पहले जाने से पहले छोड़ गया था वो ये था कि दुनिया, हिंदुस्तान, ये लोग क्या समझ रहे थे कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान चला रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई चला रही है, अदारे चला रहे हैं, तालिबान सिर्फ इन्हीं की बात सुनते हैं। लेकिन और तालिबान का इटसेल्फ स्टेक नहीं है अफ़गानिस्तान में। लेकिन ये जो पिछले 22-23 दिनों में हमने देखी है सिचुएशन, इससे तो वो जो एक बयानिया, एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा था, ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ है। अब तो वहाँ पर जो सिचुएशन है कम्प्लीटली, और क्या ये एक्सपेक्टेड था, ये भी सवाल है। क्या अमेरिका को ये पता था ये सब कुछ होने जा रहा है और इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहजाद चौधरी साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर ये जो एक बयानिया बनाया गया था आईएसआई के रिलेटेड, पाकिस्तान की अफवाज के रिलेटेड, कि जी तालिबान को हम लोग स्पॉन्सर करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन जो इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसको आप कैसे इसके साथ कनेक्ट करेंगे? क्योंकि ये तो बिल्कुल उसके मुतजाद है जी, ये तो उससे कोई मंसलिक रखते ही नहीं है। देखिए, तालिबान की जो हकीकत है इससे इनकार तो 1996 से लेकर 2001 तक दुनिया नहीं कर सकी। उनकी हकीकत अपने तौर पे मुसल्लम थी। अफगानिस्तान में वो एक पॉलिटिकल फोर्स भी थे, एक मिलिटेंट फोर्स भी थे। असल में हम लोग भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो हमारी परसेप्शंस का, वही है कि शायद तालिबान को कोई बाहर बैठा कंट्रोल कर रहा है। ये बाहर से बना के भेजे गए हैं, यानी ये बाहर से बना के भेजे गए हैं और ये इस तरह भेजे गए हैं। क्या ये पाकिस्तानी है, क्या ये ईरानी है, या ये अफगानिस्तान के अपने लोग हैं? अगर ये अपने अफगानिस्तान के लोग हैं तो जिस तरीके से हमें कब सिखाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी आवाज़ जो है उसके अंदर लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ता है, तो अफगानिस्तान में जो जमहूरियत है वो सिर्फ काबुल तक क्यों रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? ये जो अफगान तालिबान जो है, क्या ये अफगानी नहीं है, इनकी आवाज़ नहीं है? तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत हमेशा प्रैक्टिकल पॉलिसी रखी है कि आया ये कौन से पख्तून है, ये कौन से अफगान है, ये मगरिब के हैं, ये मशरक के हैं, या ये शुमाल के हैं, ये जो भी हैं ये पाकिस्तानी है और अफगानी है और इन्होंने ही अपना फैसला करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये फ़र्क करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ जो रिलेट करते हैं लोग उनके साथ। दूसरी बात, 1996-2001 के अंदर जब ये थे, पाकिस्तान ने 3 इनसे रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट क्या, इनसे डिस्कशंस की। एक उसामा बिन लादेन को वापस करने का मामला था, एक ज़वाहिरी का या अलकायदा के जो बाकी रेमिनेंट्स थे उनके बारे में बात थी, और तीसरा ये था कि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर। मुझे बताइए इन तीनों चीज़ों पे कहाँ, किसने आपके साथ, कहाँ पे इन्होंने अफगानी होने का सबूत नहीं दिया और पाकिस्तान के लैकीज बन के सामने आए? आज पाकिस्तान में बैठ के जो लोग बातें करते हैं, पाकिस्तानी जो बातें करते हैं, वो असल में इसमें अपनी खिफ्त देखते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी लिबरल आवाज़ें शोर मचाती रही कि हर मुल्क के अंदर लोगों की आवाज़ होनी चाहिए, लेकिन वो अफगानिस्तान के तालिबान जो कि वहाँ के लोग हैं उनकी आवाज़ बंद करने के दर पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज दुनिया भर में मान लेना चाहिए, हिंदुस्तान समेत, कि अफगानियों ने आज अपने मुल्क का संभाला। हाँ, इसके मुज़मरात क्या होंगे उस पर हम बहस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं सर उस पर भी आता हूँ, मुश्किलात भी बिल्कुल आता हूँ। जल साहब, सर क्या आप लोग इससे एक्सपेक्टेशन आपकी थी? क्योंकि हम प्रियोर भी जब इस पे बात कर रहे होते थे, 12 दफ़ा हमने बात की है, आपके लिए क्या ये एक सरप्राइज हुआ है जो आज हुआ है, या यू वर एक्सपेक्टिंग दिस, या इट वाज रिटन ऑन द वॉल, या ये प्री प्लान्ड थी चीज़ें? ज़रा इसको भी मुझे समझाइएगा। थैंक यू। बात यह है कि ये जो हम काफ़ी अरसे से सिचुएशन को देख रहे हैं कि पहले तो बातचीत शुरू हुई अमेरिका के साथ पिछले साल से ये मुआहदा उनके साथ तय पा गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलना शुरू हुई। जब अमेरिका ने थोड़ा सा डिली डैली किया, चीज़ों को डिले किया, वो नहीं यहाँ से खाली कर रहे थे, इनके जंगी कैदी रिहा नहीं किए उन्होंने तालिबान के,
तो उन्होंने फिर अपने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए और देखिए उनकी स्ट्रैटेजी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने सबसे पहले जो आउटलाइन प्रोविंसेस थे, ख़ास तौर पे वो प्रोविंसेस जो कि पिछली दफ़ा उनके इक़्तिदार में उनके ज़ेर असर नहीं थे और वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस का कंट्रोल था, उन्होंने इस दफ़ा सबसे पहले वहाँ पे जाके कब्जा किया है। क्योंकि जो एरियाज पाकिस्तान के साथ या ईरान के साथ नीचे की तरफ मिलते हैं, उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं भी पख्तून, ठीक, और पख्तून मेजॉरिटी जो है वो तालिबान के साथ है, इसमें हमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। तो ये जब उनकी स्ट्रैटेजी थी उसको जब हमने देखा, और फिर ये भी था कि एक अच्छी बात उन्होंने जो की, बड़ा ओपन स्टांस था उनका। उन्होंने सबको कहा कि भाई आप लड़ाई ना करो, आप आके हमारे साथ मिल जाओ, हथियार हमें दे दो, अपने घर वापस चले जाओ। बिल्कुल, आज जो अनाउंस किया अपनी फैमिलीज के साथ, जी अपनी फैमिलीज के साथ, ये शुरू से अनाउंस ये कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जिस तरह इस्माइल खान साहब को उन्होंने अपना गेस्ट बनाया, हाँ। उन्होंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, कोई उनकी बेइज्जती नहीं की, कोई उनको कैदी नहीं बनाया। इसी तरीके से जब वो लोगों ने अफगान तालिबान का एक अच्छा रवैया देखा, तालिबान ने फिर बहुत सारी प्रोनाउंसमेंट ऐसी की कि जी हम औरतों को स्कूलों में जाने देंगे, हम किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करेंगे, हर एक बंदे को आज़ादी होगी। जब ये पुराने वाले अफगान तालिबान नहीं है अभी, ये 96 से 2001 वाले, अगरचे वो तालिबान भी इतने ख़राब नहीं थे जितनी ये बीच वाली हुकूमतें रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। तो तालिबान की जो फतूहात हैं, उनकी बेहतर सुपीरियर स्ट्रैटेजी और उनका जो सुपीरियर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, उसका ये नतीजा है और मुझे क्वाइट एक्सपेक्टेड था। अब देखिए काबुल पे वाकई उन्होंने कहा जी हमला नहीं करेंगे, हमला नहीं उन्होंने किया। अगरचे वहां से भी काबुल से हुकूमत निकल गई है, अभी अशरफ गनी साहब अब्दुल्ला मोहिब के साथ अभी तो ताजिकिस्तान में जाके बैठ गए। उसकी एंडोर्समेंट अब्दुल्ला ने भी दे दी है जी, वैसे जी उन्होंने दे दी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वो दगा दे गए, अफगान कौम को दगा दे गए। सर स्टेक भी कोई नहीं था, स्टेक अगर हम बात करें। अच्छा जल साहब, मुझे जरा इस पे भी आपसे बात करनी है। मैं जरा शहजाद चौधरी साहब, सर मुझे जरा बताइएगा, अफगान एयरफोर्स के 37 फाइटर जेट्स थे सर, वो कहाँ गए? व्हाट वेंट रॉन्ग ओवर देयर? या उन्होंने कोशिश ही नहीं की जवाब देने की? इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? वो 22 साल की मेहनत जो अमेरिका ने यहाँ पर की, ट्रेनिंग की, 3 लाख फौज, इतने जेट फाइटर्स, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग ओवर देयर? फाइटर जेट से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मसला ज़्यादा था वो ये था कि उनकी मेंटेनेंस के मसाइल बढ़ गए। जो जहाज़ इनको सप्लाई किए गए वो जेट्स नहीं थे, वो बेसिकली क्लोज सपोर्ट के जहाज़ थे, और क्लोज सपोर्ट ऐसी एयरफोर्स तश्कील दी गई जो कि किसी के लिए किसी वजह से खतरे का बायस ना बने। उनको यकीन नहीं था कि इनको ऐसे जहाज़ अगर दिए जाएंगे तो क्या ये इस काबिल हैं कि उनको संभाल पाएँ, उनको रख पाएँ, क्योंकि और कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोज करने के लिए तैयार नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरा, उसको जो मेंटेन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अमेरिका ने ही हायर किए थे। वो जब लोग निकले हैं वहाँ से, अमेरिकन फोर्सेस गई हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी छोड़ के चले गए। उसके बाद जाहिर है कि जिस तरीके से आज आपने मेल्ट होते देखा है पिछले 2-1 हफ्ते के अंदर अफगानी फौज को, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके अंदर उनकी एयरफोर्स भी शामिल है। कुछ अटैक्स हुए, कुछ पायलट्स मारे गए कुछ जगहों के ऊपर। तो वही जो 35-36 जहाज होंगे उनके पास, तो उसकी जो एयरफोर्स है वो जाहिर है कि बैठ गई ज़मीन पे, उड़ाने वाला कोई नहीं, उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं, उनको सी ऑफ करने। वैसे ही है जैसे अगर उनके पास कोई हमवीज थी, कोई टैंक्स थे, कोई गन्स थी, तो वो सब की सब आज खामोश पड़ी हुई हैं। तो कोई उनको चलाने वाला नहीं है, इस्तेमाल करने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुआ, मेल्ट कर गई, वो तमाम का तमाम निज़ाम मेल्ट कर गया, उसकी बुनियाद नहीं थी। आपसे आपका ये सवाल होगा, सब हमारा होना चाहिए कि मेल्ट क्यों कर गया? मेल्ट इसलिए कर गया क्योंकि वो उसकी जड़ें नहीं थी, मजबूत नहीं था। अगर जड़ें हो, जमीन में जड़ें हो, फाउंडेशंस हो, तो कभी कोई चीज मेल्ट नहीं करती, कम से कम अपना निशान जरूर छोड़ती है। सर दैट मींस, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो सिंस 1999 टिल 2021 अगस्त, सपोर्ट अफगानिस्तान के लोगों की नहीं थी अफगान हुकूमत के साथ। इज दैट सो? नंबर 1, अफगानिस्तान डिड नॉट बिलोंग टू अफगान पीपल, डिड नॉट बिलोंग टू अफगान पीपल। इस पे अमेरिकियों का कब्जा था, अमेरिका ने कॉन्कर किया था। पहली बात, जो लोग बिठाए थे इस वक्त अफगान शक्ल के अंदर, वो असल में प्रॉक्सीज थे, वो उनके असल अफगानी नहीं थे। और नंबर 3, बिकॉज ऑफ दिस, और ये जो डिस्कनेक्ट था उनका लोगों के साथ, अवाम के साथ, और लोगों को भी पता है कि जब तक पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, मजे लगे हुए हैं,
जिस दिन अमेरिका फैसला करेगा कि आज जाना डॉलर बंद हो जाएंगे और ये निजाम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो मेल्ट डाउन हो गया मुकम्मल तौर पे। बिल्कुल ठीक है जल साहब, वो भी बाहर से लाके उठा, ठीक हो गया जल साहब। एक और चीज, जिस तरह अभी मेल्ट डाउन किया है, 3 लाख के करीब अफगान फौज थी जी, जिसको ट्रेन किया पिछले 22 सालों में अमेरिका ने, दुनिया की सुपर पावर ने, और 23 दिनों में मेल्ट डाउन हो गई सारी सिचुएशन। कहीं पर हमने कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं देखी, जो एक दो छोटी छोटी जगहों पर हमने देखी वो भी बिल्कुल नाम नहाती आती। सर इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? व्हाट वाज दैट देन? देखिए जी, शहजाद चौधरी साहब ने जिस तरह फरमाया कि वहाँ पे कब्जा किसका था, एक्चुअली अमेरिकी कब्जा, फॉरेन फोर्सेस का कब्जा था, और ये अफगान अवाम को पता था कि बाहर का कब्जा है। अच्छा, तालिबान और वो लोग जो कि फ़ौज में भर्ती उनके हुए थे, जिनको अमेरिकियों ने ट्रेन किया, वो तकरीबन उन्हीं ट्राइब्स में से थे, ये अफगानिस्तान के लोगों में से थे। वो लोग जो अमेरिका के साथ आके ट्रेनिंग लेते थे, उन्हें तकरीबन 40% लोग उसमें से भगोड़े बन जाते थे और जाके इवन अपना असला भी बेच देते थे जाके। तो वो फिर भी वापस आते रहे, अमेरिकियों ने उनको अकोमोडेट किया। लेकिन असली बात यह है कि अमेरिका को अफगानिस्तान की समझ ही नहीं लगी, ना वो अफगान सोसाइटी को समझे, ना वो अफगान लोगों को समझे। पैसा उन्होंने खूब लुटाया, 5-5 हज़ार डॉलर तनख्वाहें दी जा रही हैं, अमेरिका से पैसा आता था। बाज़ अमेरिकी ऑफिसर्स के बयानात हैं कि हमें समझ नहीं लगती थी कि हमारी हुकूमत हमें इतना पैसा दे रही है, ये पैसा हम किधर खर्च करेंगे। मतलब यहाँ तक आप देख लीजिएगा, 88 बिलियन डॉलर्स कहते हैं कि उन्होंने अफगान की ये जो फौज खड़ी की थी 3 लाख बंदों की, उसके ऊपर खर्च किया। अच्छा, इतना बड़ा उनको इक्विपमेंट दिया, टैंक तक दिए, हमवीज बहुत सारी दी, गाड़ियां बहुत दी, गन्ने बहुत दी, राइफल्स बहुत दी। वो सारा सामान अभी तालिबान को हाथ में लग जाएगा। अब एक कंपल्शन होगी इनके स्पेयर्स के लिए। मे बी अमेरिकी बड़े चालाक लोग हैं, कल कलाम वो इनके साथ ही आके बार्गेन करें कि इनके स्पेयर्स हम आपको देंगे तो हमारे से मुआहदे कर लो। मतलब दिस कुड आल्सो बी अ बार्गेनिंग पॉइंट विद द तालिबान। बिल्कुल ठीक। अब बात ये है, ये फोर्सेस मेल्ट डाउन करनी ही थी। इसके अलावा क्या ये लड़ने के काबिल थे जो इन्होंने बंदे ट्रेन किए थे? ये लड़ने के काबिल ही नहीं थे। वो तो आए थे पैसे के लिए, वो बेचारे अपनी लाइफ की सस्टेनेंस के लिए आए थे इनके पास। जैसे ही उनको पता चला अमेरिकी भाग गए, अमेरिकी चले गए, यहाँ पे तालिबान आ रहे हैं जो उनके अपने ही लोग। तालिबान, जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने शुरू में कहा, ये तालिबान कोई बाहर से नहीं आए भाई, ये अफगानिस्तान पक्के खरे 100% अफगान लोग हैं। हाँ। और ये बेहतर अफगान है, और ये बेशक मदरसों के ही सही पढ़े लिखे अफगान है। तो ये लोग अब बाय द वे ये वो भी तालिबान नहीं है पुराने वाले, अब ये काफी चेंज तालिबान है। उन्होंने सारी बातें, और इनके साथ लोग अभी देंगे साथ इनका, और बहुत जल्दी आप देखेंगे 2-1 दिन में वहां पे कोई अबूरी सेटअप आ जाएगा। इंशाल्लाह अफगानिस्तान में अमन कायम होगा। हमने देखा 1996 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान में कोई धमाका नहीं हुआ। ठीक, पाकिस्तान में हमें कोई मसला नहीं। जैसा मैंने इस पे भी आना है, मैं इस पे आता हूं। मुझे जरा एक दफा मैं शहजाद चौधरी साहब को दोबारा कर लूं। चौधरी साहब, मुझे जरा ये भी बताइएगा, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट कुछ घंटे पहले तक, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ हफ्ते पहले तक, कुछ घंटे पहले तक ये डिबेट थी कि जी लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगी काबुल में अगर तालिबान अंदर आ जाते हैं और अशरफ गनी रिजाइन नहीं करते एंड ऑल दैट। सो इस वक्त जब अशरफ गनी भाग चुके हैं, उसकी एंडोर्समेंट अब्दुल्ला ने दे दी है, सो अब किसकी हुकूमत पूरी दुनिया समझे कि अफगानिस्तान के अंदर है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो किसी की भी हुकूमत नहीं है। और जब भी ये मुज़ाकरात होते हैं, जब भी ये जो ट्रांजिशन फोर्स इन पावर आती है, उसको ही उस वक्त अबूरी हुकूमत समझा जाएगा। और अगर अबूरी हुकूमत जो भी आती है, उसके बाद जो तरीका होगा, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, जरगा फॉर्म होता है, रीफॉर्म होता है मिसाल के तौर पे, और वो जिसको सपोर्ट करेगा उसको ये समझा जाएगा कि यही लोग हैं जो कि लोगों की आवाम की सपोर्ट के साथ आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अवाम भी डिफाइन, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त बता रहा हूँ आपको, वो कि जो बहस चल रही है सोशल मीडिया पे, जी सोशल मीडिया पे बहस चल रही है कि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त इस तरह की तालिबान की जीत को या उनके हावी होने को, वो भूल जाते हैं कि अभी और क्या ये तालिबान करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ना मेरा
सेलिब्रेट करना किसी का बनता है, ना किसी का दुख में जाना बनता है। बिल्कुल यार ये तो अफगान अवाम का अपना उनका अपना डिसीजन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनका अपना डिसीजन है। अच्छा, अब कहते हैं कि वो तरीका ही होना चाहिए जो कि जमहूरी तरीका है, हुकूमत है। कौन सी जमहूरियत? पाकिस्तान की जमहूरियत जो आप मानते नहीं है, कोई और किसी मुल्क की जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत लेके आए? किन लोगों से वो जमहूरियत करवाएं जो कि हमारे लोगों को एक्सेप्टेबल होगा? तो देखिए, इन असल में ये सोच में ये जो है ना, जो खलल है इन लोगों के, ये दिमाग में खलल है। द पॉइंट इज, इट इज अ मैटर फॉर द अफगान्स टू डिसाइड। उन्होंने फैसला करना है कि वो किसको अपने ऊपर बिठा। और एक चीज याद रखिए, अगर ये तालिबान फेल कर गए इस दफा भी, और अगर वही तालिबान बने जो 1996 वाले थे, तो ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह इंतहा का होगा, फ्रेगमेंट होने का खतरा है, बल्कि खत्ते के अंदर बाकी ममालिक है। हम दुआ कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, स्टेबिलिटी आए, एक तरीका आए, वो रियासत को रियासत लेके चले, ना कि अपने आप को, अपनी सोच को और अंदाज को लोगों पे हावी करें, मुसल्लत करें। अगर ये सब कुछ और इंक्लूसिव सिस्टम चलता है, तो फिर हमें क्या पड़ा है कि वहां पे जो आदमी बैठा है वो कपड़े कैसे पहनता है और उसकी शलवार। सर ये फैसला, शहजाद चौधरी साहब आपकी पॉइंट ठीक है, ये फैसला करना उन अफगानियों का डिसीजन होना चाहिए। पाकिस्तान या कोई और मुल्क इम्पोज नहीं कर सकता। जिस तरह हम लोग अमेरिका के अंदर, अमेरिका को हम लोग डिक्टेट नहीं कर सकते, और डिक्टेशन देकर अमेरिका ने शायद देख लिया है कि अफगानिस्तान में रहने वाले डिक्टेशन नहीं लेते। ऐसा ही है सर? जाहिर है, एग्जैक्टली। और वो मेरे ख्याल में जैसा उन्होंने कहा, उनका तरीका है, लोया जिरगा का है ना, जिरगा का तरीका। तो हम क्यों उसको फेल करते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि जब तक वो वोटिंग मशीन नहीं आएगी वहां पे, उसके अंदर जाके वो फलाने तरीके से दबाएगा नहीं बटन, उस वक्त तक फैसला नहीं हो पाएगा। भाई हमें क्या पता कि उनका निजाम किस तरीके से चलता है। सो लेट द अफगान डिसाइड, अफगान फैसला करेंगे। हाँ, हमें मुज़मिरात, असरात, अगर खुदा न टीटीपी के साथ क्या होगा, कहीं अलकायदा दोबारा हावी तो नहीं हो जाए, कहीं वहां पे दाइश का अपने पांव तो नहीं जमाने का मौका मिलेगा, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात बन सकती है, ये चीजें हमें आज उनकी फिक्र करनी है। हमें तालिबान का नौहा नहीं पढ़ना इस मुल्क में बैठ के। बिल्कुल हम लोग इस वक्त तालिबान का नौहा पढ़ने के चक्कर में बैठे हुए हैं यहाँ पे। भाई आपको क्या है, अफगान है, उन्होंने फैसला किया, फेलियर था, कमजोरी थी, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट डिक्टेट कि किस किस्म की गवर्नमेंट वहां पे होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विज़ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। शहजाद चौधरी साहब आपके टाइम देने का, जनरल साहब नाज़रीन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे और हमारे साथ मारिया सुल्तान भी होंगी ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब और मुझे अभी ज्वाइन किया है मारिया सुल्तान ने, वेरी वेल रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी मारिया, सिचुएशन बिल्कुल एकदम ऐसा लगा है कि कोलैप्स हो गई और एक्सपेक्टेड था शायद ये सब कुछ, अमेरिका को भी पता था, और स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर बिल्कुल फोर्सेस भी डाई डाउन होती नजर आ रही हैं। आप कैसे ये पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान में देखने में नजर आ रही है, इसके बारे में ना सिर्फ पेशन गोइयां की गई थी, लेकिन ये मुतवक्को थी, क्योंकि इसके पीछे 2-3 वजूहात थी। सर फहरिस्त तो ये कि अशरफ गनी साहब जो है वाजिब थे कि वो इक़्तिदार जो है ना तो उसके अंदर शराकत दारी के लिए तैयार थे और ना ही वो कोई पुरअमन मुज़ाकरात की तरफ जा रहे थे, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ उनके मुतज़ाद थे। दूसरी बात ये कि उनका ख्याल था कि शायद जो सदर ट्रंप ने जो अमेरिकन अफवाज का इनखला किया अपने जाने से पहले, वो शायद जो बाइडन एक नई अफगान जंग की शुरुआत रखने अगर अफगानिस्तान के तो खून रेजी होती है। लेकिन जैसे आपने देखा, तालिबान ने पहले तमाम सरहदी इलाकों के ऊपर जो है अपने मामलात को तय किया और आपको एक के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट गिरता हुआ नजर आया, और उन तमाम जगहों के ऊपर मुज़ाकरात के जरिए और बगैर जो है खून रेजी के ये तब्दीली देखने में नजर आई। तो ये तो चीज मुतवक्को थी। और फिर सबसे बड़ी जो चीज थी, जो तीसरा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था, वो अफगान नेशनल आर्मी का था। देखिए, अफगान नेशनल आर्मी किसी सूरत भी अपने अवाम के खिलाफ जो है बंदूक नहीं उठा सकती थी, क्योंकि इस वक्त जंग बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बल्कि काबुल के लिए लड़ी जा रही थी। और फिर अफगान नेशनल आर्मी जो है नेटो कमांड के नीचे आती है, और उसके साथ साथ जब आपको ये बात वाज़ेह ना हो कि इसके पैसे, इसकी तमाम फाइनेंसिंग और इसकी पुष्पनाई कौन करेगा, और जो लीडरशिप जो इसकी कह रही है क्या आपके साथ खड़ी है, वो क्या सचमुच खड़ी होगी। और जैसे कि आपने देखा कि जैसी सूरत हाल थोड़ी सी ज्यादा खराब हुई है, अशरफ गनी साहब मुल्क छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो जब आप यही जो तासुर है जो अभी आपको देखने में नजर आ रहा है, ये अफगान नेशनल आर्मी के लिए वाज़ेह था। यही वजह है कि कोई आपको खास रेजिस्टेंस नजर नहीं आई फॉल ऑफ काबुल में।
बिल्कुल ठीक। अच्छा मारिए एक और चीज़, ये अली अहमद जलाली साहब नई अबूरी हुकूमत के सरबरा होंगे, ये भी कहा जा रहा है। कितना सूटेबल है या कितना अफ़गान जो लोग हैं, अफ़गानी लोग अफ़गानिस्तान में रहने वाले, दैट मीन्स कि दे बाय ऑल दिस के अफ़गान के वहाँ पर तालिबान की हुकूमत होनी चाहिए? बिकॉज अगर कहीं पर हमने कोई ऐसा रिबटल नहीं देखा अवाम की तरफ से, तो इसका मतलब है कि वो जो 20-22 साल की जो पॉलिसी थी अमेरिका की, वो गलत थी इस खित्ते के अंदर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिस मफरूजे पे अफगान जंग लड़ेगी वो गलत थी। उन्होंने कहा कि हम बैन अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, और उसके अंदर अलकायदा और अलकायदा के साथ जो ग्रोह अलकायदा के साथ मुंसलिक है, यानी कि अलकायदा और तालिबान एक हैं, जबकि इनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क था। फिर उन्होंने कहा तमाम तालिबान पश्तून है और तमाम पश्तून तालिबान है, जबकि हकीकत भी ये नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जो लोग पश्तून हैं वो उसका मतलब है पाकिस्तान का असर रसूख, इसलिए पाकिस्तान को, पश्तूनों को हम किसी किस्म की जो ना रायत देंगे और ना ही उनको अफगान आइन के अंदर वो हक देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है एक बहुत बड़ा मसला था, और वो सबसे बड़ा मसला ये कि जब आप एक अक्सरियत को किसी भी मुल्क के इक़्तिदार की रास्तों से दूर रखते हैं, तो फिर लोग आप उसके खिलाफ न सिर्फ कदम उठाते हैं बल्कि आगे भी बढ़ते हैं। फिर जो हुकूमत आई अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में, वो अफगानिस्तान की आवाम के साथ तो उस तरह जो है ना तो सिंसेयर थी, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी कोई खास पेशरफ्त की कि जिससे ये देखा जा सकता कि उनके जो वॉरलॉर्ड्स थे वो सचमुच अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। इस वक्त अफगान हुकूमत का सियासी, अस्करी और जो माशी मुस्तकबिल है, ये तमाम तर इस बात के ऊपर वाबस्ता है कि कितनी हद तक ये जो ट्रांजिशन है ये पुरअमन रहती है। क्योंकि अफगान नेशनल आर्मी का जो बजट है $4.2 बिलियन ये अमेरिकन अफवाज के बजट से आएगा। जो $9.2 बिलियन इस वक्त अफगान ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, जो अफगान हुकूमत और अफगान गवर्नर्स के लिए चलाने के लिए जरूरत है, अफगान ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो भी जो है मुख्तलिफ एड एजेंसीज ने बिलखसूस स्कैंडिनेविया और इनके ममालिक ने दी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि तमाम ममालिक ने जो अपनी नोशन ऑफ विक्ट्री है, यानी कि जिसको उन्होंने कहा कि हमारी फतह है, उसका रेडार ही तब्दील कर दिया। शुरू की इन्होंने जंग दहशतगर्दी के खिलाफ, फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं हम ये काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं ये हम औरतों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं हम ये लोगों की एजुकेशन स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं। तो जब आपको पता ही नहीं कि आप ये जंग किस लिए कर रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो वहाँ की जो आवाम है वो ये नहीं देख रहे कि आपने बमबारी की, वो ये नहीं देख रहे कि आप किस किस्म के लोग लेके आए, वो ये नहीं देख रहे कि आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है अफगान लोगों के साथ। और इतनी कमिटमेंट थी कि जैसे ही फॉल ऑफ काबुल हुआ है आप मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले गए। बिल्कुल ठीक है। जल साहब, जो अभी इस वक्त हम मारिया बात कर रही हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलूं। अब आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, मैं लेट मी हैव द पाकिस्तान व्यू ऑन दैट, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, क्या जो तालिबान ने कहा है कि वो नहीं इस्तेमाल होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, और उनका डायरेक्टली मकसद हिंदुस्तान को मुखातिब करते था जो रॉ वहाँ पर एक गेम खेल रहा है। सो आपको लगता है कि सिचुएशन पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है जो कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है? जी मैं इसको थोड़ी हिस्ट्री में जाए ना, जब 96 में तालिबान की हुकूमत आई थी, 96 से लेकर 2001 तक, 9/11 से पहले तक, उस अरसे में आप देख लीजिएगा पाकिस्तान में कितने धमाके हुए, या हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर हमें कितने खतरात थे या नहीं थे। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो उस अरसे में ये सब ठीक ठाक था, हमें कभी कोई मसला नहीं पेश आया। उसके बाद जब तालिबान की हुकूमत वहाँ पे निकली है, वहाँ से निकाली गई है, उसके बाद TTP क्रिएट की गई, और TTP के जरिए पाकिस्तान में धमाके करवाए गए, सारे मसाइल क्रिएट किए गए। अच्छा, उसी में देख लें उसके पीछे TTP को क्रिएट करने में किसका हाथ था? TTP को क्रिएट किया गया, अफगानिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए। ठीक, हाँ, हमारे यहाँ से लोग, ट्राइबल एरिया से लोग जाते थे, उनको भर्ती किया गया, पैसे दिए गए, लालच दिया गया, और उनको इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो है, अब आप देख लीजिएगा, हम अगर पिछला तजर्बा देखते हैं उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सेफ होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रहे, दाइश की फोर्सेस अभी तक हैं वहां पे, दे माइट हैव गॉन अंडरग्राउंड। इसी तरीके से और भी जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स या कुछ लोग जो अमेरिका लेके आया था, या कुछ और इंडियन एजेंट्स हैं वहां पे, ये लोग हो सकता है अंडरग्राउंड चले जाएं और बाद में ना सिर्फ ये तालिबान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें,
दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें इस चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मारिया, एक और चीज जो अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट के अंदर भी कि एक्सपेक्टेड सिचुएशन थी ये, और अब जो अफगान अशरफ गनी का एग्जिट है या अमरुल्लाह साले का जो एग्जिट है, सो दैट मींस कि जो इन्वेस्टमेंट पूरी की गई, जो प्रेसिडेंट द डिप्टी प्रेसिडेंट, ये सारी इन्वेस्टमेंट गलत साबित हुई। सो जो अफगान फोर्सेस हैं उनका फ्यूचर कैसे देखेंगी? दे विल अबाइड टू वॉट एवर तालिबान विल से या वॉट एल्स? देखिए वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने तमाम मुज़ाकरात अफगान अमेरिकन आर्मी के साथ किए हैं, अमेरिकन हुकूमत के साथ किए हैं, बिलखसूस अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान जो फर्क है वो वाज़ेह तौर पे आपको देखने में नजर आ रहा है इस तमाम स्ट्रैटेजी के अंदर। जहां अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अशरफ गनी साहब की हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी और अमेरिकन नेशनल आर्मी जो है अमेरिकन अफवाज के जेर असर थी, और यही वजह है कि उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी में ना उनके खिलाफ लड़ाई की है और ना ही वो अपने एसेट्स लूज करना चाहते हैं तालिबान के सामने। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि अफगान नेशनल आर्मी का जो बजट है वो अमेरिकन आर्मी के बजट से निकलता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो है एसेट लॉस हो, वो नहीं चाहेंगे कि तमाम चीज़ें आगे बढ़े। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, बिलखसूस आप कहते हैं कि जी हम अफगान नेशनल आर्मी को पैसे नहीं देते हैं और अमेरिका अफवाज नहीं देती हैं और या उनका बजट लिंक नहीं करते, तो आपके पास लेवरेज क्या है? जंग तो आपने करके देख ली 20 साल तालिबान के खिलाफ, वो तो आप हार गए। तो अब ऐसी सूरत में अगर आप लेवरेज है, और लेवरेज इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, और लेवरेज ये है कि अफगान हुकूमत चलती रहे किसी न किसी तसलसल के साथ, किसी न किसी बाकायदगी के साथ, और आप कुछ अपना उसमें रवैये में लचक चाहते हैं, तो लचक आप उसी वक्त कर सकते हैं अगर आप अफगान हुकूमत, अफगान आर्मी इसको आगे लेके चलते हैं। और अफगान आर्मी को नहीं भूलना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जो अफगान नेशनल आर्मी में लोग ट्रेन हुए हैं वो तालिबान के रैंक एंड फाइल से थे, जिनको तनख्वाहें मिलती रही हैं, वर्क करते रहे, जो ग्रीन और ब्लू अटैक्स होते रहे, ये तमाम चीजें। ठीक ठीक। अच्छा लास्ट मुझे ज़रा मारिया, आई नो यू हैव टू लीव, मुझे एक लास्ट कमेंट भी देते जाएं। ये अफ़गानिस्तान हुकूमत जो थी ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूएस की। सो इस पूरी सिचुएशन में जो कुछ हुआ 22 साल 80s की बात करें अलॉन्ग विद दिस टेन्योर more than of 2 decades of after post 1999, दुनिया अमेरिका का ऊपर ट्रस्ट लेवल रिगार्डिंग एनी सच सिचुएशन कैसे देखती है? और पाकिस्तान को जो डू मोर कहा जाता था, डू यू थिंक कि पाकिस्तान या डू यू थिंक कि यूएस अब इस पोजीशन में होगा पाकिस्तान के साथ कि डू मोर वाली पॉलिसी कहे या उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे? देखिए हमें ये जो चीज देखने में नजर आई है वाज़ेह तौर पे अफगानिस्तान की 20 साल जंग में, वो ये है कि अमेरिका के पास एक पॉलिसी नहीं थी। अमेरिका के मुख्तलिफ अदारे मुख्तलिफ पॉलिसीज चला रहे थे इस जंगी इलाके में या अफगानिस्तान की जंग के अंदर, जहाँ अमेरिकन आर्मी का एक नुक्ता नजर था, अमेरिकन सदर का एक और नुक्ता नजर था, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का एक और नुक्ता नजर। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने क्योंकि ये जंग इस मफरूजे पे लड़ी कि तमाम पश्तून तालिबान है और जो तमाम तालिबान क्योंकि पश्तून है, इसलिए जो पश्तून असर रसूख है वो पाकिस्तान के बराबर है, पाकिस्तान के असर रसूख के बराबर है, इसलिए पाकिस्तान को बाहर रखा जाए। और उन्होंने तमाम पाकिस्तान अशरफ गनी की हुकूमत से लेकर कोई भी उससे पहले की हुकूमत देखने चाहे हमद करज़ई की, उन सब ने पाकिस्तान को मोर्दल इल्जाम ठहराया, उन्होंने अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाई, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये नाकामी नहीं उठाई। तो ये तासुर खत्म हो जाना कि पाकिस्तान पे जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, वो तो जारी रहेगी, क्योंकि वो एक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का एक खास हिस्सा है जो इस नुक्ते नजर को लेके आगे चलते हैं, जिसमें उनका मीडिया भी मौजूद है। रही बात जमीनी तौर पे, अब जमीनी तौर पे आप एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगी क्योंकि आप एक बहुत बड़ी सरहद रखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। आपके अलावा किसी ने अफगानियों के साथ वो सलूक नहीं किया जो किसी बाकी इलाकाई ताकत ने दी, यानी कि खाना आपकी तरफ से जाता है, अफगान महाजरीन आपके मुल्क में, अफगान सहूलतें आप दे रहे हैं। इस वक्त भी जो है आपके मुल्क में इस वक्त आज ताजिक और जो बाकी अफगान स्पीकर है वो आपके पास मुज़ाकरात के लिए आए। बिल्कुल ऐसे जो अब्दुल्ला के बेटे हैं, अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो भी यहाँ आपके पास आए। तो किसकी क्या ये इस बात क्या चीज वाजे करते हैं? वो ये चीज वाजे करते हैं कि आप एक मुस्तकिल
स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान के अमन के अंदर। हमने जो चीज वाजे की है कि हम अफगानिस्तान की जंग में फरीक नहीं बनना चाहते, हम अफगानिस्तान के अमन में फरीक बनना चाहते हैं। हम ये जंग काबुल के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम ये जंग अफगान अवाम के लिए, उनके जो है पुरअमन मुस्तकबिल के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है। ये अच्छा नहीं होगा इस खित्ते के लिए, ये अच्छा नहीं होगा अफगान अवाम के लिए, जिन्होंने कितनी दहाइयों से एक बैन अवी जो जंग है वो उसका सामना करते रहे। बिल्कुल ठीक है। जल साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी क्लियर है चीज़ों को लेकर कि हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान का क्या स्टेक है, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहने वालों की हुकूमत चाहता है, ये अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया में शायद ये वाली नहीं है, उनका परसेप्शन फ़र्क है, लेकिन तालिबान की अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जी देखिए, तालिबान की सर्टनली अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी और तालिबान को ये पता है। आपको याद होगा कि मुल्ला उमर ने एक नसीहत की थी तालिबान को कि तुम जो मर्जी करना, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कोई काम करना। और मेरे ख़्याल में तालिबान जो हैं पाकिस्तान को एज अ फ्रेंडली कंट्री देखते हैं, और उसकी वजह भी है। देखिए, 2611 किलोमीटर की सरहद है हमारी, अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, पोर्ट की फैसिलिटीज़ हमने उनको देनी है और दे भी रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स पाकिस्तान से जाते हैं यहाँ से। अगर जैसे ही अफ़गानिस्तान में रिकन्स्ट्रक्शन का अमल शुरू होता है तो बहुत सारा रिकन्स्ट्रक्शन का मटीरियल पाकिस्तान से जाएगा। इसके अलावा भी आप देखें, इवन एक ज़माना था जब हमारे अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ साथ बड़ी लोगों ने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर दी थी। सो मच सो कि यहाँ से अंडे और मुर्गियाँ यहाँ से पाकिस्तान से जाया करती थी, सब्जियाँ यहाँ से जाया करती थी। तो अब भी अफ़गानिस्तान के तालिबान को ये बात मालूम है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर उनकी ज़्यादा डिपेंडेंस होती है तो वो पाकिस्तान है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो एक दोस्त मुल्क के तौर पे देखेंगे और हमें भी उनको एज ए फ्रेंडली मुल्क ही देखना चाहिए। अफ़गान का डोमिनेटेड, तालिबान का डोमिनेटेड अफ़गानिस्तान एक फ्रेंडली अफ़गानिस्तान होगा और हमें उससे कोई ख़तरा उस लिहाज से नहीं होना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान एक अलहदा मुल्क है, हम कभी भी ये नहीं ले या हम अज्यूम नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा है। अफ़गानिस्तान एक अलहदा मुल्क है, एक अच्छा फ्रेंडली कंट्री के तौर पे हमें उसको देखना भी चाहिए और तालिबान को भी पाकिस्तान को एज ए फ्रेंडली कंट्री देखना चाहिए। मेरे ख्याल में एक किस्म की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस तरह के रिलेशनशिप बनाएं तो मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। मारियम, एक और चीज़, जिस तरह अभी जनरल साहब कह रहे हैं, फ्रेंडली पाकिस्तान, फ्रेंडली अफगानिस्तान हेडेड बाय तालिबान पाकिस्तान को सूट भी करता है। सो एक वो पर्सपेक्टिव है जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग है पाकिस्तान के लिए कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। आपने अभी बूढ़ा बताया तालिबान हमारे पास किस तरह रह रहे हैं एंड ऑल दैट, जो अफ़गानी है वो हमारे साथ कैसे रह रहे हैं, आज के नहीं पिछले मोर देन 3 डिकेड्स रह रहे हैं एंड ऑल दैट। सो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स आप समझती हैं उठाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ये है कि अगर आपको याद हो 1990 के अंदर जिस वक्त तालिबान पहली दफा हुकूमत में आए, उस वक्त महाजिरीन के दरमियान खाना जंगी थी, लोग अंग्रेजी से तंग थे और उस तंगी की वजह से जब तालिबान आए तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या था, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान हुकूमत को माना। उनके पास अपनी हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास अपने लोगों को रोकने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त तमाम जो ड्रग्स थी अफगानिस्तान से जो निकल रही थी उनको मतलब जीरो प्रोडक्शन के ऊपर लेके आए। अब मसला ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत जो है तकरीबन अफगानिस्तान के हर सूबे में एक सेटअप के तौर पर जरूर मौजूद है। फर्क ये है कि वो मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स के पास है और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को पैसों की मसला नहीं है कि वो पैसे वो कहाँ से लेके आएंगे, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। इस वक्त अफगानिस्तान की जो जंग है, जो ये अगला जो सेक्शन है 10 साल का, वो ड्रग्स के साथ रिलेटेड है। और इस सूरत हाल में अगर बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज खाना जंगी चाहेंगी
तो उस पर जाहिर है अफगानिस्तान तरक्की नहीं करेगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान तरक्की करना चाहता है तो उसको इलाकाई ताकतों का साथ चाहिए, और उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा बड़ी सरहद उनके साथ मुंसलिक है, आप उनके इतने सारे सूबे आपके साथ एडजेसेंट हैं, उनकी इतनी सारी पॉपुलेशन आपके साथ एडजेसेंट है। अगर तो आप उनको सी पैक में ले आते हैं और उनको तिजारत के अंदर अफगानिस्तान को जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और चीन, ये एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक आपको एक ग्लोबल ट्रेड हब बनेगा, और ये बड़ी तेजी से सिक्योरिटी जो कॉन्टेक्स्ट से चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये करने में नाकाम होते हैं तो फिर जाहिर है जो वाहिद सेक्टर रह जाएगा उनकी इन्फ्लुएंस के लिए वो बैन अवी दहशत गर्दी है। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर जाहिर है ना सिर्फ आपके लिए बल्कि बाकी जो इलाकाई ताकतें उनके लिए दूसरा बड़ा मुश्किल का सबब बनेगा। और इसमें आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का किरदार जो है इसमें एक बहुत अहम होगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जो नॉर्दर्न जो कुछ मलेशियाज हैं वो बिलखुसूस अशरफ गनी के साथ जो मलेशियाज थी उनको वो तैयारी भी कराएगा और उनके साथ जो है जंगी कार्रवाई करने की भी कोशिश करेगा। अगर तो ये करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से एक और जंग होगी, लेकिन इस दफा फिर ये जंग दिल्ली के खिलाफ होगी, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। बिल्कुल, लेकिन खतरात जरूर रहेंगे। पॉइंट आ गया जी। जनरल साहब, लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे मुझे चाहिए सर। ये जो ऑप्शन है कि अफगानिस्तान को हम अपने साथ इन रोड टू सक्सेस में शामिल करें, ये कितना डुएबल है और कितना इंपॉर्टेंट है पीस इन दिस रीजन एंड स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान के लिए? जी ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान, चाइना और दूसरी तरफ ईरान है। अभी आप ईरान की, मैं सिर्फ एक बात करूंगा यहाँ पे जी। पिछले दिनों तालिबान ने जैशुल अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफगानिस्तान में बेस्ड थी और जाके ईरान में कार्रवाइयाँ किया करती थी, तालिबान ने उनके लीडर को मार दिया। दिस वाज अ वेरी गुड CBM which was extended to Iran by Taliban. इसी तरीके से मेरे ख्याल में ईरानियंस आर वेरी हैप्पी विद द तालिबान। अच्छा, अभी बात आ गई चाइना की। चाइना के साथ भी तालिबान का वफद पहले विजिट कर चुका है। पाकिस्तान, चाइना, ईरान और मे भी इसमें रशिया भी आएगा, क्योंकि रशिया का आना इसलिए भी जरूरी है कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहां पे रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो रशिया को इस सारे मामले में शामिल करना जरूरी है। अगर ये 4-5 कंट्रीज मिल के अफगानिस्तान तालिबान के साथ तावन करते हुए अफगानिस्तान को जिस तरीके से मारिया साहब, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी ये CPEC को एक्सटेंड कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। काबुल तक जो रोड हमारी जा रही है इसको हम एक्सटेंड कर दें, नॉट ओनली काबुल बल्कि बियॉन्ड भी जाने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, सर थैंक यू। सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया था। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स टू कम, और जो रीजनल पावर्स हैं वो अपना रोल अब ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सरसाइज करेंगी। पाकिस्तान को सक्सेस पे अगर जाना है और अगर पीस लेकर चलना है तो अफगानिस्तान को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और यही सूट करता है अफगानिस्तान को भी। अगर वो वहाँ पर तरक्की और अमन चाहते हैं तो दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।